होके मायूस यूं ना शाम की तरह ढलते रहिए, होके मायूस यूं ना शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी है एक भोर सूरज की तरह निकलते रहिए, जिंदगी है एक भोर सूरज की तरह निकलते रहिए, और ठहरोगे जो एक पांव पे तो थक जाओगे, ठहरोगे जो एक पांव पे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। जय हिंद विद्यार्थियों, परिणामपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी की इस क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज हम लोग हिंदी में पढ़ने वाले हैं, समास के बारे में जानेंगे। समास क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है। बहुत सारे एग्जाम में समास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे समास को हम पहचाने, इसमें कौन सा समास है, ठीक है। और समास के पदों में हम विग्रह कैसे करें, इसके बारे में हम जानेंगे बहुत आसान शब्दों में और बहुत समय को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम आज किस पे। आज हम बात करते हैं समास पे। समास क्या होता है, समास क्या होता है, या फिर समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह क्या होता है, देखिएगा दोस्तों, समास का मतलब ही होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना मतलब छोटा करना, किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को क्या करना, छोटा करना। क्या करना, छोटा करना, छोटा करना, ठीक है। अब इतना हमें समझ में आया कि कोई वाक्य है उसको हमें क्या करना है, छोटा करना है। कोई शब्द है उसको हमें क्या करना है, छोटा करना है। तो उसमें हमें समास विग्रह करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए हम आपको जैसे बताएं, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे अगर उदाहरण की बात करें, कैसे देखिएगा, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, ये एक शब्द है। अब इसको हमें क्या करना है, संक्षिप्त करना है। माखन को चुराने वाला, अगर हम इसको एक शब्द में करेंगे, इसको संक्षिप्त करेंगे, इसको छोटा करेंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, माखन चोर। माखन चोर, माखन को चुराने वाला क्या हो गया, माखन चोर हो गया। आप इसमें देख रहे हैं, एक तो ये आपका पद हो गया, दूसरा पद कौन सा हो गया, माखन चोर हो गया। तो ये वाला जो पद है, ठीक है, ये समास विग्रह, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, समास विग्रह कहेंगे। अब ये समास विग्रह हो गया, तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, व्यास कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, व्यास कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, हमेशा इसमें दो पद होता है। पहला पद हो गया समास विग्रह, जिसको व्यास कहते हैं, और माखन चोर जिसको हमने छोटा किया था, ये क्या हो गया, समस्थानिक पद हो गया। कौन सा पद हो गया, समस्थानिक पद हो गया, ठीक है, समस्थानिक पद हो गया। तो देखिए, दिमाग में हमें ये बात बैठाकर चलनी है दोस्तों कि अगर कहीं भी समास आता है तो उसका मतलब ही होता है कि संक्षिप्त करना या फिर छोटा करना। तो अब बहुत सारे समास हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम कैसे याद रखेंगे, और जल्दी से जल्दी देखकर हम कैसे बता देंगे कि इसमें बहुवचनी समास है, नौ तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, और समास कितने प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास में कितने होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आगे क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने सफर को और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि कितने समास, कितने प्रकार के समास होते हैं। इस समस्थानिक पद को अगर आप, समस्थानिक का मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो ये होता है समस्त पद, समस्त पद, समस्त पद, ठीक है, ये समस्त पद हो जाएगा। तो हमें इतनी बात ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे किस पे, समास पे बात करेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा, मेनली जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें अगर हम समास की बात करें, तो समास में जो समास के भेद हैं, ठीक है दोस्तों, समास के जो भेद हैं वो 7 प्रकार के हैं। सबसे पहले आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास भी पूछा जाता है, और तत्पुरुष समास में भी कई प्रकार के समास होते हैं। अभी हम आगे आपको इसको क्लासिफाई करके बताएंगे। तो तत्पुरुष समास हो गया, द्विगु समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। एक एक शब्द बताने वाला हूं, उसी से आप पकड़ लेंगे अव्ययी भाव समास कौन सा है, उसी से आप जान जाएंगे द्वंद्व समास कौन सा है, ठीक है। कर्मधारय समास हो गया, बहुवचनी समास हो गया, और 9 तत्पुरुष समास हो गया। इतने सारे समास हैं
और एग्जाम में एक ही शब्द दिया रहता है, उसी में हमें पहचानना रहता है किसमें से कौन सा समास है। तो सारे समास पर हम चर्चा करेंगे, एक एक समास को अलग अलग करके चर्चा करेंगे। इसको सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं। अगर हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो ये सारे के सारे द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुवचनी समास और नौ तत्पुरुष समास तो एक ही एक होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में आपके 6 भेद और देखने को मिलेंगे। इसमें 6 भेद और देखने को मिलेंगे। कौन कौन से भेद देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहले तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो तत्पुरुष समास क्या होता है इस पर बात कर लेंगे, इसके बाद इसके भेद के बारे में जानेंगे। देखिएगा, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है, गांव वाला प्रधान नहीं। उत्तर पद जो इसका शब्द होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है। पदों को अलग करने पर कारक, जो पदों को अलग करने पर कारक आता है उसमें का शब्द आता है। ठीक है दोस्तों, तो तत्पुरुष समास में, ये तत्पुरुष समास की बात हो रही है। अगर हम पदों को अलग करेंगे तो इसमें सबसे पहले तो उत्तर पद जो होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है। और पदों को अलग करने पर कारक जो आता है उसमें का शब्द आता है। ठीक है, जैसे देखिए बात कर लें अगर इसमें कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, कारण, कारण तत्पुरुष समास जब अभी आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें से मतलब जुड़ाव से आएगा। जैसे पदों को अलग करेंगे तो बीच में से शब्द आएगा, लेकिन उसका संबंध किससे होगा? जुड़ाव शब्द से होगा दोस्तों, उसका संबंध जुड़ाव शब्द से होगा। संप्रदान तत्पुरुष समास जब हम पढ़ेंगे तो उसके बीच में के लिए शब्द आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। यही आगे अभी तत्पुरुष समास का जो क्लासिफिकेशन होने वाला है उसमें आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। इतना अगर आप दिमाग में रखेंगे तो तत्पुरुष समास तो आपका गलत होने वाला नहीं है। कर्ता तत्पुरुष समास में ने शब्द आएगा, कर्म तत्पुरुष समास में को शब्द आएगा, कारण तत्पुरुष समास में से, जुड़ाव का शब्द आएगा, और संप्रदान तत्पुरुष समास में जो है वो बीच में जब पदों को अलग करेंगे तो के लिए शब्द आएगा। अभी आप परेशान बिल्कुल मत होइए, अभी उदाहरण सहित इन सबको हम जो है आपको समझाने वाले हैं और बहुत जल्दी ही आप देखकर बता देंगे कि क्या सही होगा। चलिए, अपादान तत्पुरुष समास जो आता है उसमें से शब्द आता है, लेकिन अलगाव से होता है। जब किसी चीज को अलग किया जाता है तब से शब्द जुड़कर उसमें आता है, और यहां पर जुड़ाव से आता है। कारण में जुड़ाव से आता है, अपादान में अलगाव से आता है, बीच में से शब्द। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास में पर आएगा, संबंध में जो है का, के, की आएगा, और संबोधन में है आएगा। तो इतना आपको याद रखना है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलिए बात कर लेते हैं। एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए। कर्ता में जो है ने आएगा, कर्म में को आएगा, कारण में से शब्द जो अलग होने पर आएगा वो जुड़ाव से होगा, और संप्रदान में जो आएगा वो के लिए आएगा। वो अपादान की बात करें तो से शब्द जो इसमें आएगा वो अलगाव के लिए आएगा, और अधिकरण की बात करेंगे तो में पर आएगा, संबंध की बात करेंगे तो का, के, की आएगा। वहीं अगर संबोधन की बात होगी तो लास्ट जो शब्द अलग होंगे बीच में है शब्द आएगा। तो ये बात हुई तत्पुरुष समास की। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास में कितने हमें पढ़ने हैं, वो 6 कौन से हैं जो क्लासिफाई करके हमने आपको यहां पर दिखाया। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है कर्म तत्पुरुष समास। दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में, कारण तत्पुरुष समास पढ़ना है, संप्रदान तत्पुरुष समास पढ़ना है, अपादान तत्पुरुष समास पढ़ना, अभी पीछे में सारा बता चुका हूं, अधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ना है, और संबंध तत्पुरुष समास पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम किस पे? कर्म तत्पुरुष समास पे। अगर कर्म तत्पुरुष समास पे हम बात करेंगे तो देखिएगा इसमें जो है सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या हमें याद रखना है, कैसे हम एग्जाम में जो है वो सही कर दें, कैसे हम बता दें कि ये कर्म तत्पुरुष समास है। पहले तो ये पहचाने कि ये तत्पुरुष समास है, और दूसरा उसमें भी पहचानना होगा कि ये कर्म तत्पुरुष समास है कि अपादान तत्पुरुष समास है, कौन सा समास है। ठीक है, तो अगर आप देखें कहीं भी कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास को अलग करने पर, कर्म तत्पुरुष समास को अलग करने पर दोस्तों कारक का चिन्ह को आता है, बीच में जो होगा वो क्या आएगा? को आएगा। तो सबसे पहले तो हमें इसमें ये याद रखना है कि अगर कर्म तत्पुरुष समास में हम पदों को अलग करेंगे तो बीच में को शब्द आएगा। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं।
अब आप बताइए, हमने एक ही शब्द बताया, यहां पर आपको याद रखना है किसमें, कर्म तत्पुरुष समास में। पदों को जब अलग करेंगे तो को शब्द बीच में आएगा। कैसे आएगा, देखिए लिखा हुआ है मतदाता, मतदाता। अब मतदाता, चुनाव का समय चल रहा है, सारे लोग मतदाता हैं। 18 साल के ऊपर वाले जो क्या हैं, मतदाता हैं, जिनका वोटर कार्ड बना हुआ है। इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश में चुनाव है विधानसभा वाला, तो लोग दबा के क्या करेंगे, वोट करेंगे। और वोटर को ही क्या कहा जाता है, मतदाता पहचान पत्र होता है। तो मतदाता का मतलब क्या हो गया, अगर इसको हम क्या करें, क्लासिफाई करें, देखिए मतदाता मतलब क्या हो गया, आप करके एक बार देखिए। मतदाता मतलब मत को देने वाला, मत को, बीच में कौन सा शब्द आया, को आया ना, को देने वाला, मत को देने वाला। अब मत को देने वाला क्या होता है, मतदाता होता है। तो अगर मतदाता शब्द पूछा जाए, मतदाता शब्द में कौन सा समास है, तो मतदाता शब्द को जब हमने क्या किया, इसमें इसका विग्रह किया, तो मत को देने वाला, बीच में को शब्द निकल कर आया, तो इसका मतलब ये क्या है, कर्म तत्पुरुष समास है। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं दोस्तों, देखिए क्या, माखन चोर, माखन चोर। तो माखन चोर को एक बार आप करके देखिए, माखन चोर में क्या हो जाएगा, तो माखन चोर में हो जाएगा माखन को चुराने वाला। किसको चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। तो को शब्द बीच में आया, माखन को चुराने वाला, को शब्द दोस्तों बीच में निकल कर आया। अब माखन को चुराने वाला, तो इसका मतलब को अगर बीच में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यह कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आराम से देखिएगा। हिंदी में कई बार होता है ना कि इतनी जटिलता से पढ़ाया जाता है कि हिंदी हमें समास समझ में ही नहीं आता, और हम कंफ्यूज रहते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होगा, बहुवर्ती क्या होगा, इन सारी चीजों में सब कंफ्यूज रहते हैं। एक एक शब्द सब में बताने वाला हूं और उसी को आपको याद रखना है, आपका गलत होने वाला नहीं है। अगला देखिए लिखा हुआ है गिरकट। गिरकट मतलब क्या होता है, गिरकट मतलब होता है गिरह को काटने वाला। गिरह, किसको काटने वाला, गिरह। गिरह मतलब होता है जेब, मतलब किसको, जेब को काटने वाला, जेब या पॉकेट को काटने वाला। को इसमें भी आ रहा है, को शब्द आ रहा है, को शब्द अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यह देख के ही आप बता सकते हैं, गिरह को काटने वाला गिरकट, तो ये कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए, कर्म तत्पुरुष समास अगर आपका कहीं आएगा तो आप इसका एग्जाम्पल जो है वो और करिएगा। 3 एग्जाम्पल हमने बता दिया और इसको आप याद रखेंगे, को बीच में आता है। अगला देखते हैं जो हमारा दूसरे नंबर पे तत्पुरुष समास में हो जाएगा, दूसरे नंबर तत्पुरुष समास में हो जाएगा कारण तत्पुरुष समास। तो कारण तत्पुरुष समास में पदों को अलग करने पर, ठीक है, कारण तत्पुरुष समास में पदों को अलग करने पर बीच में से जो जुड़ाव से संबंधित होता है शब्द आता है। अब से शब्द इसमें आएगा, ठीक है। अब इसको पदों को अगर हम अलग करेंगे, पद दिया हुआ है मन चाहा, मन चाहा, बहुत आसान है। मन चाहा का क्या हो जाएगा, मन से, मन से, मन से चाहा, जो जिसको मन से चाहोगे वो मिलेगा, मन से चाहा। से शब्द बीच में आया, एक ही शब्द हमने बताया था, से शब्द बीच में आया। अगर से शब्द बीच में आया तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कारण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, मुंह मांगा, है ना, मुंह मांगा मतलब मुंह से मांगा या मुख से मांगा। से शब्द में आया, मुख से मांगा, क्या हो जाएगा, मुंह मांगा, मुंह मांगी कीमत देंगे। भैया नौकरी पा जाओगे तो लड़की वाले क्या कहते हैं, लड़का सरकारी नौकरी करता है, मुंह मांगी कीमत देनी पड़ेगी। तो मुंह मांगा। दंड पीड़ित, दंड पीड़ित, दंड पीड़ित मतलब अगर कोई अपराधी है, दंड पीड़ित है तो मतलब दंड से पीड़ित, दंड से पीड़ित है, दंड से पीड़ित, ठीक है। याद करो वो बचपन का दौर, जब क्या होता था, होमवर्क मिलता था और होमवर्क करके नहीं जाते थे तो क्या किया जाता था, दंड दिया जाता था ना, टीचर क्या करते थे, दंड देते थे। तो दंड से पीड़ित क्या हो जाएगा, दंड पीड़ित। देखिएगा इसको अगर अलग करेंगे, रोग पीड़ित,
रोग पीड़ित। अब क्या होता है कि बच्चे जो है तैयारी करने आते हैं, 24 घंटे पढ़ना 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 पढ़ना, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं, जॉन्डिस का शिकार हो जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो हम कहते क्या है, भैया तैयारी करने गए थे और रोग पीड़ित होकर वापस आए हैं। तो रोग पीड़ित का क्या हो जाएगा, रोगों से पीड़ित, रोगों से पीड़ित। रोगों से अगर पीड़ित है और बीच में क्या शब्द आ रहा है, से शब्द आ रहा है, तो बीच में अगर से शब्द आ रहा है तो हमने बताया था जिसमें पदों को अलग करने पर बीच में से शब्द आएगा वो क्या हो जाएगा, वह कारण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इस टाइप के शब्द अगर आपको जहां पर भी मिले आप जान जाइएगा वो कौन सा समास है, तो कारण तत्पुरुष समास है दोस्तों। ठीक है, आराम से समझते हुए चलते हैं, अगला देखते हैं। अभी तत्पुरुष समास ही चल रहा है। तत्पुरुष समास में हमने दो देख लिए, एक देख लिया क्या, कर्म तत्पुरुष समास देख लिया, दूसरा क्या देख लिया, कारण तत्पुरुष समास देख लिया। अब तीसरे की एक नंबर है, तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका, तो तीसरा आपका हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। अब कैसे पहचानेंगे कि यह संप्रदान तत्पुरुष समास है या नहीं, तो देखिएगा संप्रदान तत्पुरुष समास में पदों को अलग करने पर, ठीक है, बीच में के लिए शब्द आता है। जैसे ही हम पदों को अलग करेंगे तो बीच में के लिए शब्द निकलकर सामने आता है। दोस्तों बीच में कौन सा शब्द आता है, के लिए शब्द आता है। तो देखिएगा उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, हथकड़ी, हथकड़ी, हथकड़ी का आप करिए क्या हो जाएगा, तो देखिएगा हाथ के लिए कड़ी, किसके लिए, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए, बीच में क्या आया, बीच में आया के लिए कड़ी, के लिए बीच में आया। अगर बीच में के लिए आया तो इसका मतलब हथकड़ी क्या है, हथकड़ी जो है वो संप्रदान तत्पुरुष समास है। अगली बात कर लेते हैं हम सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह, सत्याग्रह का क्या हो जाएगा कि पदों को अलग करिए एक बार आप। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए, सत्य के लिए, फिर आया इसमें के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो सत्य के लिए आग्रह हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, सत्याग्रह। ठीक है, तो सत्याग्रह कैसा समास है, सत्याग्रह आप आंख मूंद कर बता देंगे, सत्य के लिए आग्रह हो रहा है और बीच में के लिए शब्द आ रहा है। एक ही एक शब्द आपको याद रखना है जो पिंक से लिखा हुआ है, इसी वजह से कुछ लोगों का पिंक बहुत फेवरेट होता है। इसको हमने किससे लिखा है, पिंक से लिखा है। ठीक है, तो जिससे आपको याद रहे, पिंकी याद रहे, पिंक याद रहे, कुछ याद रहे, ये पिंक वाले शब्द आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो के लिए जिन शब्दों के बीच में पदों को अलग करने पर आए, ऐसे जो शब्द होंगे वो क्या होंगे, संप्रदाय तत्पुरुष समास होंगे। अगला देखिए लिखा हुआ है युद्ध भूमि। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की बात कर लें, कारगिल की बात कर लें, लोनेवाला की बात कर लें, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, तो ये ऐसी जगह है जहां पर युद्ध हो चुके हैं। ठीक है, तो युद्ध भूमि मतलब क्या हो जाएगा, युद्ध के लिए भूमि, बीच में क्या आया, युद्ध के लिए, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अब युद्ध के लिए भूमि आई, युद्ध के लिए भूमि आई तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका संप्रदाय तत्पुरुष समास। क्यों संप्रदाय तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि बीच में जो है के लिए शब्द आ रहा है। जिन शब्दों के बीच में, जिन शब्दों को अलग करने पर बीच में के लिए शब्द आए उनको हम क्या कहते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं अब किसकी, चौथे नंबर की। चौथे नंबर पे हमारा क्या आ जाता है, चौथे नंबर पे आता है अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें क्या याद रखना है आपको, पिंक वाला याद रखना है, क्या है, पदों को संप्रदान, इसमें बात करेंगे अपादान तत्पुरुष समास में पदों को अलग करने पर बीच में से अलगाव से संबंधित शब्द आता है। से अलगाव, अलगाव का मतलब समझ रहे, किसी चीज को जब हम अलग करते हैं, जैसे उदाहरण दिया हुआ है धनहीन, धनहीन मतलब धन से हीन, धन से जो अलग है वह धन से हीन है। इसमें क्या सा शब्द भाव आ रहा है, अलगाव का भाव आ रहा है, अलग हो रहा है। देखिएगा धन
धन से हीन। धन से हीन जो होगा वो क्या हो जाएगा, धनहीन हो जाएगा। कुछ अपना सा लगता है ये शब्द, है ना। धन से हीन कुछ अपना शब्द लगता है, लेकिन किससे है, अलगाव से संबंधित बात हो रही है। मतलब क्या हो जा रहा है यहाँ पे, धन से हीन हो जा रहा है, धन से अलग हो जा रहा है, और से शब्द बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, यह अपादान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं, क्या, विद्याहीन। विद्याहीन, इसमें क्या हो जाएगा, विद्या से हीन, मतलब अज्ञानी, अलग हो रहा है ना। मतलब विद्या से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। कैसा भाव आ रहा है, अलगाव का भाव आ रहा है। अगर अलगाव का भाव आ रहा है और बीच में से शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा समास होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, कर्महीन। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो कर्महीन, कर्म से हीन, कर्म से हीन, कर्म से हीन। देखिएगा मित्रों, कर्म से हीन मतलब क्या हो रहा है, बीच में से शब्द भी आ रहा है, और किससे संबंधित है, यह से, यह अलगाव से संबंधित है। जिसने कर्म नहीं किया वह कर्म से क्या रह गया, हीन रह गया, दूर रह गया, अलग हो गया। तो अलगाव शब्द अगर आ रहा है तो कर्म से हीन, तो ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए, देश निकाला, है ना, देश निकाला, तो इसका क्या हो जाएगा, देश से निकाला, देश से निकाला। अब देखिएगा इसमें भी क्या हो रहा है, देश में आ तो नहीं रहा है, देश से क्या हो जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो ये जो से शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है, अलगाव से संबंधित है। तो अगर अलगाव से संबंधित है, तो हमने आपसे बताया बीच में से आए और अलगाव से संबंधित रहे, तो वह समास जो होगा तत्पुरुष समास तो होगा, लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, एक एक शब्द आपको याद रखना है। यकीन मान के चलिए एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, लेकिन इतना आपको क्या करना है, ढंग से पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं हम, इसमें अगले समास की बात कर लेते हैं। तो अगला जो हमारा आता है वह आता है क्या, अधिकरण तत्पुरुष समास। बड़ा कंफ्यूजन रहता है, समास के अंदर भी समास है घुसा हुआ है, और उसमें भी अलग अलग पदों को क्या करना है, हमें पहचानना है। तो इसके लिए आपको इसमें भी क्या याद रखना है कि अधिकरण तत्पुरुष समास में पदों को अलग करने पर बीच में या पर शब्द आता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, अधिकरण तत्पुरुष समास में पदों को अलग करने पर बीच में या फिर पर शब्द आता है। ठीक है, में या फिर पर शब्द आता है। अब उदाहरण के लिए आपके सामने लिखा हुआ है आत्मविश्वास। ठीक है, अब जब इसको हम अलग करेंगे, या तो उसमें में शब्द आए या पर शब्द आए, तो यह क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए करके देखिए, आत्मविश्वास करके देखिए, इसको पद को अलग करिए। आत्मविश्वास क्या हो जाएगा, आत्मा, आत्मा पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास, पर शब्द बीच में आया। जब हमने क्या किया, पदों को अलग किया, तो बीच में पर शब्द आया, और अगर बीच में पर शब्द आया तो क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास आपका यह हो जाएगा। तो अधिकरण तत्पुरुष समास में याद रखिएगा, घुड़सवार। ठीक है, अगला लिखा हुआ, इसको करके एक बार देखिए, घुड़सवार। घुड़सवार का क्या हो जाएगा, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार है तो क्या हो जाएगा, घुड़सवार। और फिर बीच में कौन सा शब्द आ रहा है, पर शब्द आ रहा है, और अगर पर शब्द आ रहा है तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला देखते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है वनवास। अब इसको आप करके देखिए एक बार, वनवास को क्या करिए, पदों को अलग करिए और देखिए इसमें क्या आता है। तो इसमें पदों को अलग करने पर क्या आएगा दोस्तों, जल्दी से करके बताइए। पदों को अलग करने पर
क्या आएगा? वनवास को अगर हम अलग करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, कर लिया। देखिएगा, वनवास मतलब वन में वास। भगवान रामचंद्र जी कहाँ गए थे? वनवास गए थे। वनवास गए थे तो मतलब कहाँ गए थे? वन में वास करने गए थे, अर्थात जंगल में रहने गए थे। वन मतलब होता है जंगल और वास मतलब करना होता है वहां पर रहना। तो वनवास, भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो जो वह वनवास हुआ था मतलब भगवान रामचंद्र जी को 14 साल कहाँ रहना था? 14 साल भगवान राम को कहाँ रहना था? जंगल में रहना था, मतलब जंगल में वास करना था। तो कहते हैं ना कि भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, अब जाकर अयोध्या में क्या हुए हैं? स्थापित हुए हैं। ठीक है, चलिए वनवास हो गया। तो देखिए बीच में शब्द आ रहा है में, और अगर में शब्द आए तो क्या हो जाएगा? में शब्द आने पर मित्रों क्या हो जाता है? अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं किसकी? अगली बात कर लेते हैं। अगला जो आपका है वह 6ठे नंबर का है तत्पुरुष समास में, संबंध तत्पुरुष समास। अब संबंध तत्पुरुष समास में भी हमें एक ही शब्द याद रखना है, और वह शब्द क्या है कि संबंध तत्पुरुष समास को, संबंध तत्पुरुष समास में पदों को अलग करने पर बीच में का, के, की शब्द आता है। ठीक है, देखिए आपके सामने दिख रहा है, इसी वजह से हम थोड़ा बोर्ड से हटे हुए हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास, इसमें बात करेंगे संबंध तत्पुरुष समास में। तो देखिए पदों को अलग करने पर बीच में का, के, की शब्द, अगर का आए, के आए और की आए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा वह क्या होगा? संबंध तत्पुरुष समास होगा। अब पद कौन से होंगे दोस्तों? तो पद एग्जाम्पल आपके सामने उदाहरण हम देखते हैं। राज्य भवन लिखा हुआ है। अब पदों को आप इसको अलग करिए, पहले तो आप पद को अलग करना सीखिए। अगर राज्य भवन को हम अलग करेंगे तो राज्य भवन को अलग करने पर क्या निकल कर सामने आएगा? राज्य भवन मतलब क्या हो जाएगा? राजा का भवन। क्या हो जाएगा? राजा का भवन हो गया राजभवन। अब बीच में आया क्या? बीच में आया का, और अगर बीच में आया का तो हमने बताया है अगर का आएगा तो क्या हो जाएगा? का आएगा तो हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास, है ना? का आएगा तो क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। दिनचर्या, ठीक है, दिनचर्या को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिन की चर्या, अर्थात दिन का जो शेड्यूल होता है, जो आप इंग्लिश में कहते हो टाइम टेबल, है ना? टाइम टेबल, टाइम टेबल बनाते बहुत विद्यार्थी हैं। टाइम टेबल सुबह से लेके शाम तक का शेड्यूल रूम में जाइए, देखिए एकदम पूरा बिजी रहता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप फॉलो कितना करते हैं। बनाने से नहीं, करने से होता है। अगर आप करेंगे उसको तो यकीन मान के चलिए जीवन में सफलता हमेशा आपके कदम चूमेगी। आपकी दिनचर्या अगर सही है तो सफलता से आप ज्यादा दूर नहीं है। दिन की चर्या, बीच में क्या आया? की शब्द आया। बीच में अगर की आया है तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है, तो इसका मतलब भारत रत्न को अगर हम क्या करेंगे? पदों को अलग करेंगे तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? भारत रत्न को के पदों को अगर हम अलग करेंगे तो हो जाएगा भारत का रत्न, मतलब भारत का वह खास व्यक्ति है। भारत रत्न दिया किसको जाता है? जो अलग अलग क्षेत्रों में क्या करते हैं? महानता का काम करते हैं, उनको भारत रत्न दिया जाता है। तो भारत का रत्न, तो का शब्द बीच में आया, और अगर का शब्द बीच में आया तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। पराधीन, पराधीन, पर के अधीन, पर के अधीन, के शब्द बीच में आया, और अगर के शब्द बीच में आएगा तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। तो दोस्तों
ये एक एक शब्द मैं बताते हुए चल रहा हूं, इन्हीं को आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर ये आपको याद रहेंगे तो यकीन मान के चलिए कि एग्जाम में आप बहुत जल्दी देखकर ही आसानी से क्या कर देंगे, सही कर देंगे। लेकिन इसको याद रखना है, इतना याद रखना नहीं कि गुरुजी पढ़ाए थे बताए थे इसको याद रखना है, इसको याद रखे तो हमारा हुआ नहीं। इसको जब याद रखेंगे और आप क्या करेंगे, पदों को अलग करना जान जाएंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन अलग नहीं होगा। पता चला दे दिया राजभवन, अब राजभवन नहीं समझ में आ रहा, कहेंगे राजभवन दिल्ली में है ना, संसद भवन पता चला उसको कह दिए। राजा का भवन जो होता है वह राजभवन होता है। दिन की चर्या, दिन की चर्या की शब्द बीच में आया। भारत रत्न, भारत का रत्न, पराधीन, पर के अधीन। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब दूसरे नंबर पे हमारा जो था वह द्विगु समास था। तत्पुरुष समास हो गया, तत्पुरुष समास के 6 उसमें हमने आपको बताया तत्पुरुष समास में है। ठीक है, टोटल 7 समास हैं, 7 पहला तत्पुरुष था, तत्पुरुष के अंदर भी कितने थे, 6 थे। उन 6 पर हमने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के समास की। दूसरा नंबर का जो हमारा समास है द्विगु समास है, और बहुत ही आसान है द्विगु समास को याद रखना। कैसे याद रखेंगे, द्विगु समास में इसमें प्रथम पद संख्या सूचक होता है। दोस्तों जब भी प्रथम पद आपको संख्या सूचक हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप की बातें आ रही हो, तो इसका मतलब वह कौन सा समास होगा, वह द्विगु समास होगा। या फिर समास विग्रह करने पर दूसरा पद बहुवचन हो जाता हो तो वह समास कैसा होगा, द्विगु समास होगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है चौराहा। चौराहा में देखिए प्रथम पद क्या आ जा रहा है, 4 राहों का समूह। 4 राहों का समूह क्या हो जाता है, चौराहा हो जाता है। और चौराहे पे इस समय राजनीति बहुत ज्यादा तेज चल रही है। चौराहे पर चाय की दुकान पर ही जो है वो मंत्री और विधायक बन रहे हैं। तो चौराहा, 4 राहों का समूह। अब पहला शब्द क्या होता है, संख्या सूचक। तो ये 4 क्या है, संख्या को सूचित कर रहा है। और अगर संख्या को सूचित कर रहा है तो इसका मतलब यह क्या होगा, द्विगु समास होगा दोस्तों। ठीक है, यह कैसा समास होगा, द्विगु समास होगा। त्रिफला लिखा हुआ है, त्रिफला लिखा हुआ है। त्रिफला को आप क्या करिए, पदों को अलग करिए और देखिए इसमें कौन सा संख्या सूचक शब्द आ रहा है। तो त्रिफला को जब हम अलग करेंगे तो इसमें हो जाएगा 3 फलों का समूह। क्या हो जाएगा, 3 फलों का समूह। देखिएगा 3 फलों का समूह को क्या कहते हैं, त्रिफला। शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, शादी ब्याह का इस समय मौसम चल रहा है। कहते हैं भैया परीक्षा चढ़ाने जा रहे हैं, परीक्षा चढ़ाने जा रहे हैं या एंगेजमेंट करने जा रहे हैं, तो 3 या 5 फलों का समूह लेकर जाना या 7 फलों का समूह लेकर जाना क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो 3 बीच में निकलकर सामने आया और हमने कहा था जब पदों को अलग करने पर पहला शब्द संख्या सूचक हो तो वह समास जो है द्विगु समास होता है। आंख बंद करके आप एग्जाम में क्या करेंगे, इसको मार देंगे, आपका सही रहेगा। 9 रत्न। अब 9 रत्न को आप क्या करिए, एक बार अलग कर कर देखिए। पद को अलग मैं इस वजह से कह रहा हूं, उदाहरण लिखा हुआ, जब तक दोस्तों पदों को आप अलग नहीं कर पाएंगे तब तक एग्जाम में आपका सही होने वाला नहीं है। इसको चाहे याद रखेंगे तब भी। 9 रत्न बताइए, 9 रत्न, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। 9 रत्नों के समूह को क्या कहते हैं, 9 रत्न कहते हैं। 9 क्या है, संख्या सूचक है, प्रथम सब पद है। ठीक है, प्रथम शब्द अगर संख्या सूचक हो या प्रथम पद संख्या सूचक हो तो वह द्विगु समास होता है। यह कैसा समास होगा, द्विगु समास। अष्ट धातु, अष्ट धातु में हो जाएगा 8 धातुओं का, 8 धातुओं का समूह, 8 धातुओं का समूह। 8 कैसा शब्द है, संख्या सूचक शब्द है। पद को जब हमने अलग किया तो प्रथम पद जो निकल कर आया संख्या सूचक निकल कर आया, और जब प्रथम पद संख्या सूचक निकल कर आता है तो वह कैसा समास होता है, द्विगु समास होता है। समूह से दोस्तों याद आया, मैं ऐसे ही रास्ते से गुजर रहा था तो कुछ लड़कों का जो समूह है,
लड़कों का समूह, वो आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे। कुछ उसमें कम उम्र के भी थे, मतलब 20-22 साल के भी थे, कुछ 25-26 साल के भी थे। तो बात कर रहे हैं कि भैया आज के समय में सरकारी नौकरी मिलना साक्षात्कार प्रभु के दर्शन करने के बराबर है। हमने कहा बात तो एकदम सही कह रहा है लड़का, बात बिल्कुल सही कह रहा है। तो इस वजह से प्रभु के दर्शन अगर करने हैं तो कर्म करना पड़ेगा, कर्म करेंगे तो फल जो है भगवान जरूर देगा। तो कर्म करते रहिए, फल ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए, वो आपको जरूर देगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आज आता है हमारा तीसरे नंबर का समास जो है वो द्वंद्व समास है। अब द्वंद्व समास में हमें क्या याद रखना है, तो 3 बातें इसमें आपको याद रखनी है। कौन सी 3 बातें याद रखनी है? पहला लिखा हुआ है सॉरी, द्वंद्व समास में प्रथम पद दूसरे का विलोम हो जाता है। एक तो ये याद रखना है, द्वंद्व समास में प्रथम पद दूसरे का विलोम हो जाता है, बीच में योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह मतलब कोई बीच में जैसे इसमें लगा हुआ है, पदों को अलग करने पर और या फिर या शब्द आता है। तो 3 बातें इसमें याद रखनी है। द्वंद्व समास में हमें यह याद रखना है कि द्वंद्व समास में प्रथम पद दूसरे का विलोम हो जाता है, द्वंद्व समास में प्रथम पद दूसरे का विलोम हो जाता है, बीच में योजक चिन्ह आता है, और तीसरी बात जो याद रखनी है उसमें और या शब्द जो है वो आता है पदों को अलग करने पर। देखिएगा लिखा हुआ है माता पिता, माता पिता, माता का विलोम क्या हो गया? पिता। पद को दूसरा पद क्या होता है? विलोम होता है पहले पद का, तो माता का विलोम पिता हो गया। इसका मतलब ये कैसा समास है? द्वंद्व समास है। रात दिन, रात का उल्टा विलोम क्या होता है? दिन होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। ठंडा गरम, ठंडा और गरम। चलिए देखिए, ठंडा हो गया, क्या ठंडे का क्या हो जाएगा? विलोम, उल्टा गरम हो जाएगा। ठंडे का क्या हो जाएगा? गरम हो जाएगा। ठंडे का अगर गरम हो जाएगा तो इसका मतलब दूसरा पद क्या हो जा रहा है? विलोम हो जा रहा है। और दूसरा पद जब विलोम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास आएगा। देवासुर, देवासुर के अगर पदों को हम अलग करेंगे, देव और असुर, तो बीच में कौन सा शब्द आ रहा है? और आ रहा है। अगर बीच में और शब्द आ रहा है तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो द्वंद्व समास में हमें इतना क्या करना है? याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अब किसकी? बात कर लेते हैं अगले नंबर पे क्या आता है। अगले नंबर पे आ जाता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की अगर हम बात करेंगे तो अव्ययी भाव समास में हमें क्या याद रखना है? देखिए, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्ययी होता है। ठीक है, प्रथम पद कैसा होता है? अव्ययी होता है। पदों के पहले आ, प्रति, भर, यथा ऐसे अगर शब्द आते हैं तो वह अव्ययी भाव समास होगा। जैसे देखिएगा, एक ऐसा शब्द जो बिना किसी नियम के आ जाए तो क्या होता है? वह अव्ययी होता है। कैसा होता है? अव्ययी होता है। जैसे देखिए घर घर, घर घर क्या हो गया? बिना किसी नियम के आ गया, तो ये क्या है? अव्ययी है। घर घर, ना तो घर का विलोम उल्टा घर होता है, बीच में योजक का चिन्ह भी आया हुआ है। ठीक है, तो घर घर कैसा है? ये अव्ययी है। हाथ हाथ कहते ना, हाथों हाथ ले लीजिए। क्या? नगर नगर, नगर नगर हवा चली है। इस बार किसकी सरकार? नगर नगर हवा चली है, किसकी सरकार? हाथों हाथ चीजों को क्या कर रही है? ले लीजिए। ठीक है, दिनों दिन, दिनों दिन आपकी मोहब्बत कैसी होती जा रही है? परवान चढ़ती जा रही। देखिए कभी दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं ना, या घर वाले वो जो होते हैं वो कहते हैं भैया दिनों दिन आपकी मोहब्बत क्या हो रही है? परवान चढ़ रही है। तो दिनों दिन क्या है? अव्ययी है। तो अव्ययी भाव जो होगा वो ऐसे अगर शब्द कहीं आते हैं तो अव्ययी भाव समास होते हैं।
लेकिन अगर आप प्रति भर यथा जैसे शब्द भी पहले आ जाएं, जैसे देखिए आप जीवन मतलब पूरे जीवन भर, ठीक है, तो पूरे जीवन भर, भर भी इसमें आ रहा है और आ भी आ रहा है। जैसे देखिए आमरण, आ शब्द बीच में आ जा रहा है, अगर आ शब्द बीच में आ रहा है तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। वहीं देखिए प्रति एक, प्रति शब्द बीच में आगे आया, प्रति शब्द आया, और अगर प्रति शब्द आ रहा है तो भी क्या हो जाएगा वह, तब भी वह हो जाएगा आपका अव्ययी। प्रतिदिन मतलब रोज, प्रतिदिन, तो प्रति शब्द बीच में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अव्ययी हो जाएगा। बेघर, ठीक है, क्या हो जाएगा, अव्ययी हो जाएगा। यथाशक्ति, तो यथा शब्द जैसे बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अव्ययी भाव समास को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं अपने पेपर में उसको देखकर। ठीक है, अगले समास की बात करते हैं। देखिएगा अब जो हमारा हो जाएगा 5वें नंबर पे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास से भी बहुत क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और इसमें हमें क्या याद रखना है, कर्मधारय समास में प्रथम पद विश्लेषण होता है। ठीक है, क्या होता है, कर्मधारय समास में जो प्रथम पद होता है वह विशेषता बताता है। विश्लेषण मतलब किसी की विशेषता बतलाना, अगर किसी की विशेषता बतलाता है तो क्या होगा, प्रथम पद कर्मधारय समास होगा। दूसरा क्या हमें इसमें याद रखना है, इसमें पदों को अलग करने पर है या फिर जो शब्द बीच में आता है। ठीक है, दो बातें बताई, दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात क्या हो गई, पदों को, जो प्रथम पद होता है वो कैसा होता है, विश्लेषण होता है, विशेषता बताता है। और दूसरा जो हमें याद रखना है, अगर जो आ जाए या फिर है आ जाए बीच में तो वह जो समास होगा आपका कैसा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, उदाहरण देखते हैं। तो पहले विशेषण वाला उदाहरण देख लेते हैं, है ना। देखिए नील कमल, नील कमल। अब देखिए क्या है नील कमल, तो इसमें कहा गया है कि प्रथम पद, प्रथम पद मतलब नील, उसकी क्या बता रहा है, विशेषता, मतलब नीला है जो कमल। तो ये प्रथम पद जो विशेषता बता रहा है ये कैसा बता रहा है, ये कलर सूचक है, मतलब कमल जो है वो कैसा है, नीला है। नीला नहीं है, कमल कैसा है ठीक है, चलिए नीला, नीली, नीला तो हाथी है, कमल यहाँ नीला नहीं है। कमल कैसा है, जैसा भी है, देखिए इधर नीला, नील कमल। ठीक है, अब बीजेपी वाले जो होंगे वो कहेंगे अरे कमल को तो नीला बना दिए सर। नहीं, ये क्या है, ये पद है, ये विशेषण है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, नील कमल मतलब नीला है कमल। अगर कमल नीला है तो ये नीला उसकी क्या बता रहा है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं किसकी, महापुरुष। महापुरुष, महाज्ञानी। महापुरुष का पद को अलग करके देखिए एक बार, महापुरुष पद को अलग करिए। महापुरुष जब पद को अलग करेंगे तो महान है जो पुरुष, है ना। महान बनने के लिए दोस्तों कर्म करना पड़ेगा। महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, और महान है जो पुरुष, है शब्द आया, जो शब्द आया, तो क्या हो जाएगा, यह है और जो अगर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा समास हो जाएगा, कर्म धारय समास आपका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा चंद्रमुखी, इसका विश्लेषण करिए, इसका पदों को अलग करिए, चंद्रमुखी के पदों को अलग करिए। चंद्रमुखी के पद को अलग हम करेंगे दोस्तों तो क्या निकल कर सामने आएगा, बहुत शायरी लिखते हो, चांद के समान है जिसका मुख, 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 वो क्या हो जाएगी, चंद्रमुखी। ठीक है शब्द बीच में आया, अगर है शब्द बीच में आया तो क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा।
तो दोस्तों इसको भी आप क्या करें, इस माध्यम से याद रख सकते हैं। देखिएगा, नील गाय मतलब नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। तो इसमें है शब्द आया, जो शब्द आया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह कर्मधारय समास हो जाएगा। तो कर्मधारय समास को हम इस माध्यम से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। आगे बात हम किसकी कर लेंगे, आगे बात करेंगे बहुवर्ती समास। और बहुत ज्यादा एग्जाम में यह बहुवर्ती समास पूछा जाता है, हद कर देता है एग्जाम में, इतना पूछा जाता है। और हम हर बार क्या होता है कि हम पहचानने में गलतियां कर देते हैं। अगर अच्छे से देखिए, किताबों में जब हम पढ़ते हैं इन सारी चीजों को तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा होता है। हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में बता रहे हैं, इतना आप बेसिक तैयार कर लीजिए, इसके बाद आप किताब को पढ़िए, किताब आपको बिल्कुल समझ में आएगी। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या होता है, बहुवर्ती समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें अलग ही एक पद बनता है जो प्रधान होता है। तो बहुवर्ती में हमें याद रखना है, ना तो पहला पद प्रधान होगा ना तो दूसरा पद प्रधान होगा, इसमें अलग ही एक पद प्रधान होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, उदाहरण जैसे नीलकंठ, ना तो पहला पद ना ही दूसरा पद। नीलकंठ पहला पद हो गया, दूसरा पद क्या हो जाएगा, नीला है जिसका कंठ, ये भी प्रधान नहीं है। तो नीला है जिसका कंठ, अर्थात नीलकंठ किसको कहा जाता है, हर हर महादेव, महादेव को कहा जाता है नीलकंठ, है ना। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, और कंठ किसका नीला है, महादेव का नीला है। पी लिया विष का जो प्याला पिया, है ना। ठीक है, नीलकंठ से हो जाएगा महादेव। देखिएगा, दशानन, दशानन मतलब 10 हैं जिसके अनन, अनन मतलब सिर, 10 हैं जिसके सिर, और 10 सिर किसके हैं, दशानन रावण हूं मैं, दशानन रावण। रावण, रावण के कितने होते हैं, 10 सिर। तो ना तो पहला पद प्रधान हुआ ना ही दूसरा पद प्रधान हुआ, यहां पर अलग ही पद प्रधान हो गया, अन्य पद प्रधान होता है, रावण प्रधान हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह बहुवर्ती समास हो गया। अगला देखिए, बात करते हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर रावण की बात मत कर देना, है ना, वो चंद्रशेखर रावण नहीं, वो तो संयोग से आ गया एग्जाम्पल। चंद्रशेखर का क्या हो जाएगा, चंद्र है जिसके शिखर, या फिर चंद्र है शिखर जिसके, वो क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर हो जाएगा। तो ना तो पहला पद प्रधान हुआ ना ही दूसरा पद प्रधान हुआ, तो किसके शिखर पर चंद्र है, अर्थात भोलेनाथ के सर पर क्या है, शिखर पर चंद्र है, चांद है। तो इसका मतलब चंद्रशिखर का मतलब होता है क्या, भोलेनाथ भगवान शिव शंकर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसमें, बहुवर्ती समास में। अगर आप इस टाइप के आप एग्जाम्पल करते रहेंगे तो आपको चीजें जो है वो समझ में आती रहेंगी। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं लास्ट जो हमारा है नौ तत्पुरुष समास। नौ तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो नौ तत्पुरुष समास में नियम का, नौ तत्पुरुष समास नियमवाचक समास होता है। ठीक है, कैसा होता है, नियमवाचक समास होता है। जैसे बात करते हैं क्या, आविष्कार, है ना, आविष्कार, किसी चीज की क्या करना, खोज करना, आविष्कार हो गया। अशुभ, है ना, कोई काम कर रहे हैं वह शुभ नहीं हुआ। अज्ञान, जिसको जानकारी ना हो। ठीक है, ये कैसे शब्द हो जाते हैं, ये सारे के सारे नियमवाचक शब्द हो जाते हैं। जहां आविष्कार, अशुभ, अज्ञान टाइप के शब्द आपको लिखे हुए मिले, जहां पर भी दिखें, ये सारे के सारे जो है वो कैसे होंगे, नौ तत्पुरुष समास होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको इतना हमने बता दिया, ये था आपका समास। समास में हमने जो सारी चीजें देखी, अब आगे जो हमारा क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास होगी। और एक बार फिर से आपसे यह आग्रह है, अनुरोध है, विनती है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।